सौरमंडल के बाहर दिखने वाले जुड़वा पिंडों को क्या कहा जाता है? साइरस और डॉग स्टार क्या होता है? सबसे पास की मंदाकिनी का नाम देवयानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। कल अपना जो टॉपिक था वो था स्टार का निर्माण कैसे होता है, तारे बनते कैसे हैं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा अपन ने। आज का अपना टॉपिक उसी से रिलेटेड है, उसी के आगे अपन चल रहे हैं। कल मैंने आपको मंदाकिनी और आकाशगंगा के बारे में बताया था कि ये इनका निर्माण, जो मंदाकिनी और आकाशगंगा रहती है, इन्हीं से तारों का निर्माण होता है। अब यहाँ से संबंधित, मंदाकिनी आकाशगंगा से संबंधित कुछ पर्टिकुलर शब्द हैं जहाँ से कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अपन उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिख रखे हैं। देखो, सबसे पहले ये एक शब्द है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला, जो ये पर्टिकुलर शब्द मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये ओरियन नेबुला जो है वो हमारी आकाशगंगा का, जो हमारी जो मंदाकिनी है, जो हमारा एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जिसमें पूरे ग्रह हैं, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर मंदाकिनी कहते हैं अपन। तो हमारी आकाशगंगा का ये सबसे शीतल और चमकीला तारा है। ओरियन नेबुला क्या है? शीतल और चमकीला तारा है। देखो, ये आज की क्लास पूरे फैक्ट रहेंगे इसमें। तो इसको क्या है, आपको बहुत ही एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है। इससे बहुत सारे आज फैक्ट ही रहेंगे इसमें। देखो, आकाशगंगा जो अपन ने बताई कि आकाशगंगा में किस तरीके से पूरा गैसों का एक पुंज रहता है और वहाँ पर तारों का निर्माण होता है, और उसी क्षेत्र पे अपनी एक मंदाकिनी रहती है। उसमें से एक ओरियन नेबुला है। ठीक है, ये सब तारे हैं, एक हिसाब से पूरे के पूरे तारे हैं जो अपनी आकाशगंगा के इर्द गिर्द है, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ओरियन नेबुला क्या है कि ये हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह कहलाता है, ओरियन नेबुला कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं यहीं पर कि जो अपनी आकाशगंगा है, कभी कभी ये पूछ लेता कि आकाशगंगा का आकार कैसा है। तो आकाशगंगा का जो आकार है वो कैसा है? सर्पिलाकार है। कैसा है? इसका आकार जो है तो सर्पिलाकार इसका आकार है आकाशगंगा का। अपनी बात यहाँ से क्लियर। एक फैक्ट ये हो गया कि आकाशगंगा का आकार कैसा? सर्पिलाकार है। ठीक है, दूसरा, और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि अपनी जो आकाशगंगा है, अपनी जो मंदाकिनी है, उसके सबसे नज़दीक में मंदाकिनी और कौन सी है? मतलब देखो, एक चीज़ आप याद रखो कि जो अपना सौरमंडल है, अपना सौरमंडल में पूरे ग्रह है, अपने 7-8 जितने भी ग्रह हैं, आगे चल करके आगे टॉपिक में आएंगे, और वैसे ही अपनी आकाशगंगा हैं और बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। तो केवल ये क्वेश्चन पूछता है कि जो अपनी आकाशगंगा है उसके सबसे नज़दीक वाली आकाशगंगा का नाम बताओ, और 4 ऑप्शन रहेंगे। तो इसमें क्या है कि आकाशगंगा के सबसे नज़दीक मंदाकिनी का नाम, एक यहाँ पर एक फैक्ट ये लिख लीजिए, सबसे देवयानी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोमेंडा या देवयानी। हिंदी में आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं देवयानी या एंड्रोमेंडा करके बोलते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, कुछ लोगों का कहना है कि थोड़ा सा बड़े मतलब आराम धीरे धीरे अपन पढ़ाते हैं। यदि आपको थोड़ा स्पीड में भी सुनना है, जैसे किसी को ये सब पूरी जानकारी है कि मंदाकिनी आकाशगंगा क्या है, तो आप प्लेबैक स्पीड में जा करके आप उसकी स्पीड बढ़ा करके जल्दी सुन सकते हैं। मैं इतना स्लो और इतना आराम से इसलिए समझाता हूँ कि जो अपने नए स्टूडेंट हैं, जो अभी बिल्कुल पढ़ना तैयारी करना चालू किए हैं, उनको बिल्कुल आराम से धीरे धीरे सब कुछ समझ में आए। जिनको ऑलरेडी पता है, रिवाइज करना है, तो प्लेबैक स्पीड में जा करके उसकी स्पीड बढ़ा लो, तो आपको जल्दी से ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी और समझ में आती जाएंगी। चलिए, बहरहाल आगे चलते हैं। तो ये क्या मैंने बताया कि जो हमारी आकाशगंगा है उसके सबसे पास की मंदाकिनी का नाम क्या है? यदि क्वेश्चन आ जाए तो उसका नाम क्या है? देवयानी है, जिसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं? एंड्रोमेंडा। क्या बोलते हैं? एंड्रोमेंडा बोलते हैं। ये हो गया। अच्छा, मैंने कल बताया था आपको कि जो हमारी ये है आकाशगंगा है, ये अपना जो सौरमंडल है या ब्रह्मांड है, इसमें हर दिन कुछ ना कुछ खोज हो रही है, नई खोजें हो रही हैं। नई खोजों में क्या है कि अभी हाल फिलहाल में एक नई मंदाकिनी खोजी गई है। उसका नाम पूछ लेता है कि ऐसे आ जाएगा, सबसे नवीन मंदाकिनी का नाम बताइए। सबसे पास की मंदाकिनी का नाम देवयानी, सबसे नवीन मंदाकिनी का नाम क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी। क्या नाम है? ड्वार्फ मंदाकिनी है। सबसे नवीन मंदाकिनी का नाम है ड्वार्फ। केवल नाम ये याद रखना। देखो, इन नामों को समझना कुछ नहीं कि ड्वार्फ मतलब क्या, कुछ नहीं, केवल इसको इतना याद रखना है कि सबसे नवीन मंदाकिनी कौन है? ड्वार्फ मंदाकिनी है। और ये क्या है? सबसे पास की मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी है। इतना तो आप पिछले वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपको ये टॉपिक है बहुत अच्छी तरीके से और क्लियर तरीके से समझ में आएगा।
ठीक है, देवयानी हो गया, और सबसे अभी नवीन ज्ञात मंदाकिनी का नाम क्या है, ड्वार्फ मंदाकिनी है। अब बात करेंगे अपना जो ओरियन नेबुला, जो मैंने आपको बताया। ओरियन नेबुला क्या है कि ये ओरियन नेबुला क्या है कि जो हमारी आकाशगंगा है, अपनी जो आकाशगंगा है, अपनी आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह क्या कहलाता है, ओरियन नेबुला। क्वेश्चन कैसे बनेगा बता दे रहा हूं कि सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह कहलाता है, 4 ऑप्शन रहेंगे, क्लियर। तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए क्या है वो, ओरियन नेबुला है। अब एक ये नया शब्द है प्लेनेमस। देखो इन शब्दों को करना क्या है, आपको 3-4 बार जरूर पढ़ना है। जब 3-4 बार पढ़ोगे ना तो ये आपको ऑलरेडी आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे, शब्द बिल्कुल आसान लगने लगेंगे। दूसरा शब्द क्या है, प्लेनेमस। प्लेनेमस क्या होता है, ये क्या है कि ये जुड़वा पिंड है, एक जैसे पिंड है, 2-3 मतलब जैसे 2 पिंड है, मतलब जैसे मान लो कि 2 ग्रह हैं और वो एक जैसे है, जैसे कुछ मंगल को अपना बोलते हैं पृथ्वी जैसा, ऐसे मान लो कि ये 2 पिंड हैं, ठीक है। तो जो अपना सौर मंडल है पूरा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि और वरुण, इसके बाद जो भी पूरा सौर मंडल है उसके बाहर, सौर मंडल के अपने बाहर बिल्कुल एक जैसे ये दिखते हैं, ये प्लेनेमस, जो एक जैसे पिंड, मतलब कुछ ऐसे ऐसे 2 पिंड होंगे वो एक जैसे दिखते हैं, तो इन पिंडों को नाम दे दिया गया पर्टिकुलर, इन पिंडों का नाम क्या दे दिया गया, प्लेनेमस। क्या नाम दे दिया गया, प्लेनेमस। तो मतलब मेरे कहने का है कि यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि सौर मंडल के बाहर दिखने वाले जुड़वा पिंडों को क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, उसका ऑप्शन जो यहाँ वहां पर रहेगा प्लेनेमस, तो उसका आंसर क्या कहलाएगा, प्लेनेमस। देखो ये एक ऐसे क्वेश्चन है कि ये बहुत सारे लोगों से नहीं बनेंगे, जब ये क्वेश्चन आएगा ना थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन कर देंगे, और यहीं से अपन को लीड मिलेगी थोड़ा सा आगे निकलने की, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और अच्छे भी है। प्लेनेमस हो गया। अब ये अगला जो मैंने लिखा था वो साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार क्या होता है, देखो साइरस या डॉग स्टार की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि साइरस या डॉग स्टार क्या है। सूर्य से, जो अपना सूर्य है, सूर्य क्या है, कल मैंने बताया था तारा है, तो सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला, सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा कौन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है इसका, सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा कौन है, तो उसका नाम क्या है, साइरस या डॉग स्टार। ये क्या है, सूर्य से 2 गुना इसका द्रव्यमान है। क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या कहलाता है, ये इसका यहां से क्वेश्चन बनेगा कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या, कि सूर्य से सबसे निकटतम, मतलब सब निकटतम मतलब सूर्य के सबसे पास का तारा कौन सा है, सूर्य के सबसे पास का तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं, ये पूरे फैक्ट ही फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो में ये बता दिया था कि अपन एक ज्योग्राफी की पूरी सीक्वेंस वे पे क्लास चला रहे हैं। अपन कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रह रहे हैं कि जिसमें आपको केवल इंटरेस्ट बढ़िया है और बढ़िया सा अच्छा लगे और सिलेबस यहाँ वहाँ से स्किप करके पढ़ाएं। पूरे वीडियो, पहले वीडियो से लेकर के अंत तक वीडियो हमारे पूरे सीक्वेंस वे पे रहेंगे। ये आज का पूरा फैक्चुअल क्लास है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आकाशगंगा अपनी कैसी है, सर्पिलाकार है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा ये है ओरियन नेबुला। क्या है ओरियन नेबुला, शीतल और चमकीले तारों का एक समूह क्या कहलाता है, ओरियन नेबुला कहलाता है। प्लेनेमस, सौर मंडल के, अपना जो सौर मंडल है, सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र पे, सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र पे जो 2 जुड़वा पिंड पाए जाते हैं, देखे गए हैं, उनका नाम क्या रखा गया, प्लेनेमस रखा गया। साइरस या डॉग स्टार, साइरस या डॉग स्टार क्या है कि इसका ये आंसर हो जाएगा, सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा क्या कहलाता है, साइरस या डॉग स्टार कहलाता है। अगला क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य से सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य से सबसे निकटतम तारा का नाम क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद मैंने मास्ट और फास्ट 2 शब्द और लिख रखे हैं। कौन सा है, एक लिखा है मास्ट और एक लिखा है फास्ट। अब मैं इनको यहाँ पर लिख रहा हूँ मास्ट, इसकी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा मास्ट के बारे में बताया था। देखो इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। मास्ट का फुल फॉर्म क्या है, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप्स। ये क्या था कि अब यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि इस मास्ट को बनाया किसने, तो मास्ट को बनाने का श्रेय जाता है इसरो को। किसको जाता है, अपना जो इसरो है। अभी देखो MPPSC में इसी बार एक क्वेश्चन ये आया था, इसरो का फुल फॉर्म पूछ लिया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये इसरो ने ही बनाया था मास्ट को। मैंने कल इसको बताया कि इसरो ये क्या है, एक टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप को इन्होंने किया क्या कि देखो पूरे विश्व में सब जगह एक होड़ सी मची हुई है अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने पेपर में सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा, टीवियों में देखा होगा, आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि एक चाइना का एक कोई सैटेलाइट है जिसको उसने अभी छोड़ा है, अंतरिक्ष में छोड़ा था। और वो सैटेलाइट क्या है, वो
कुछ उसका ऐसा सिस्टम, कुछ भी उसकी ऐसी प्रॉब्लम आ गई उसमें कि वो वहाँ से वापस नीचे की ओर, मतलब जो अंतरिक्ष का वायुमंडल है जहाँ पर वहीं पर स्थिर हो जाता है, वहाँ उससे इतनी तेज गति पर है, इतनी तेज गति पर है कि वो पृथ्वी पे आ रहा है और कहीं पर भारत या हिंद महासागर का एरिया उस पर डिटेक्ट हो रहा है कि वहाँ पर गिरने वाला है। अभी ये खबर चल रही है। मतलब ये है कि जो ये मास्ट है, दूरबीन, ये जो इसरो ने लगा रखी है, ये कहाँ लगी है? इसको लगा के रखा है, मैंने कल बताया आपको कि राजस्थान में जो एक उदयपुर करके जिला है, वहाँ पर एक झील भी आपने सुनी होगी, फतेह सागर करके झील भी है। वहीं पास में एक शोध केंद्र है, खगोल शास्त्रियों का शोध केंद्र बना के रखा है। उस शोध केंद्र में इन्होंने एक दूरबीन लगा के रखी। उस दूरबीन का काम क्या उन्होंने रखा है कि रात के समय सूर्य की स्थिति पूरी जाननी है। अब आपको लगता होगा कि रात के समय सूर्य की स्थिति कैसे जानेंगे, रात के सूर्य तो दिखता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सूर्य अस्त होता है, अपन लोग ये कहते हैं, लेकिन यदि आप ज्योग्राफी अच्छे से समझ रहे हैं और पिछले वीडियो अच्छे से देखें तो आपको ये पता होगा सूर्य अस्त नहीं होता, पृथ्वी अपनी घूम जाती है। अपन लोग सूर्य के क्षेत्र से अपन बदल दूसरे एरिया में हो जाते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि जब अपने यहाँ शाम होती है या रात होती है तब अमेरिका में जाके सुबह होती है, ठीक है। और यदि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मेरा पहला या दूसरा वीडियो है, उसमें आप देखिए तो समझ में आ जाएगा अच्छे से आपको, ठीक है। तो सूर्य अस्त तो होता नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। पृथ्वी घूम जाती है, उस कारण से अपन को लगता है कि सूर्य अस्त हो जाता है। हाँ, वो छोटी क्लासों में ये पढ़ा दिया जाता है कि चलो सूर्य अस्त हो जाता है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि सूर्य अस्त नहीं होता है ना। अब ये बात यहाँ हो गई। अब ये क्या है कि टेलीस्कोप लगा के रखा है इन्होंने उस झील में। वो टेलीस्कोप करता क्या है कि टेलीस्कोप वहाँ से रात के समय सूर्य की पूरी गतिविधियों पे नजर रखता है कि सूर्य में आखिर प्रति मिनट हो क्या रहा है, वहाँ की तस्वीरें उस शोध केंद्र में जो सिस्टम लगे होंगे उन सिस्टमों में वो जानकारी पूरी देता रहता है। दिन में उसका काम है कि आकाशीय में कुछ गतिविधियाँ क्या चल रही हैं। आजकल देखा होगा कि आपने अंतरिक्ष में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। तो उन सब की गतिविधि, कौन सा प्लैनेट क्या कैसा, कौन सा सैटेलाइट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी आकाश में जो गतिविधियां चल रही हैं उसकी भी तस्वीरें, वो दिन में उसका वो काम रहता है सैटेलाइट का। तो मास्ट का निर्माण किसने किया? इसरो ने किया, ठीक है। इसकी डेट याद करने की नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए। 4 अगस्त 2015 को, 4 अगस्त डेट क्या है इसकी, 4 अगस्त 2015 को लगाई गई थी ये। वहाँ पर जो काम जारी है, कार्य मैंने बता दिए, 2 कार्य है इसके। पहले सूर्य की जानकारी लेना रात के समय, और दिन के समय क्या करना है इसका कि जो अपना आकाशीय गतिविधियां हैं उनकी जानकारी लेना। अब आप ये बताओ, भारत ने तो ये लगा रखी मास्ट, तो चाइना, मैंने पहले बताया कि कोई चाइना कुछ भी करता है तो इंडिया पहले करता है, या इंडिया पहले कुछ करता है तो चाइना फिर पहले कुछ कर लेता है। अब ये फिर अमेरिका कुछ करता है, फिर यूरोप कुछ करता है। अंतरिक्ष में ये होड़ मची हुई है। तो तुरंत क्या किया कि जैसे अपना ये लगा मास्ट, तो तुरंत चाइना ने क्या किया कि विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन लगा के रखी, और उसका नाम उसने क्या रखा? फास्ट। सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन किसने? चाइना ने अपने यहाँ लगा के रखी है, वही अंतरिक्ष की जानकारी के लिए, और उसका नाम क्या रख दिया? फास्ट रखा है, ठीक है। और इसका केवल ये पूछेगा कि जो विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का नाम क्या है, तो केवल आपको फास्ट बताना, उसका नाम क्या है? फास्ट। बनाया किसने है? तो फास्ट को बनाया है चाइना ने। अब ये बताओ, अब नासा कहाँ से पीछे रह सकता है? नासा ने भी कुछ, नासा भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ इससे भी बड़ा करेगा। नासा ने क्या किया कि विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरदर्शी सबसे बड़ी, वो उसने लगा के रखी है अपने यहाँ, ठीक है। उसका नाम शायद जेम्स वेब है उसका, जेम्स वेब करके है दूरबीन। उस दूरबीन को उसने लगा के रखी, और कार्य क्या है इनका सबका कार्य केवल एक ही है, आकाशीय गतिविधियों पर ध्यान रखना अच्छी तरीके से, या आकाश में चल क्या रहा है। बात समझ में आई? तो ये हो गई, ये सब क्या है, पूरी तरीके से दूरबीन है। यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब इसके आगे अपन बात करेंगे। यहाँ तक तो हो गई अपनी सूर्य आकाशगंगा से जितने इंपॉर्टेंट थे उन सब चीज़ों की बात। अब इसके बाद अपना एक टॉपिक जो शुरू होता है वो उसको बोलते हैं अपन सौरमंडल। अच्छा, सौरमंडल मेरे सब ने पढ़ा होगा कभी ना कभी। ये जो सौरमंडल का चैप्टर है ये सबने कभी ना कभी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे ऐसे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती। चलिए कुछ सौरमंडल के बारे में पर चर्चा करते हैं। देखो सौरमंडल होता क्या है, पहले तो ये देख लें। मान लो ये अपना सूर्य है, ठीक है। क्या है सौरमंडल में? ये अपना सूर्य है, इस तरीके से सूर्य रहता है। जियोसेंट्रिक, हेलोसेंट्रिक, पिछले वाले वीडियो में सब मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए पिछला, और क्लियर हो जाएगा। देखो ये सूर्य है और इसके चारों ओर सब पूरे ग्रह जो है इस तरीके से, अभी जब ग्रह पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से डायग्राम उसका बनाएंगे, अभी इसी तरीके से बना लेते हैं। ये पूरा राउंड कर रहे हैं सूर्य के पूरे ग्रह, सबकी कक्षाएं हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरीके से पूरी सूर्य की क्या है चक्कर कर रहे हैं। तो यही पूरा क्षेत्र
ये पूरा क्षेत्र ही कहलाता है इसका सौरमंडल, जो सूर्य से क्या है प्रकाशित होते हैं या सूर्य से जिनका कुछ ना कुछ चलता है, उसको सबको क्या बोलते हैं अपन, सौरमंडल बोलते हैं। अच्छा, सौरमंडल में यदि कुछ इसकी फैक्ट देखे जाए कि पूरे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, सब लोग जानते होंगे 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। उपग्रह कितने हैं? 172 उपग्रह हैं। अच्छा, यदि मैं इनको प्राकृतिक उपग्रह कहूं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आजकल कृत्रिम उपग्रहों की तो भरमार, इतने सारे कृत्रिम उपग्रह हैं, भरमार पड़ी हुई है अंतरिक्ष में। तो 172 प्राकृतिक उपग्रह बोल रहा हूँ ऑलरेडी, जो पहले से बने। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह आगे पढ़ेंगे, जब अपन ग्रह उपग्रह पढ़ेंगे तो उसमें कृत्रिम उपग्रह में बताऊंगा किस तरीके से कहाँ कितनी ऊंचाई पर लगाए जाते हैं, क्या किया जाता है। तो प्राकृतिक उपग्रह लगभग कितने हैं? 172 उपग्रह और 8 ग्रह हैं। इन सबको मिला करके ही अपन एक शब्द उसका जनरेट किया, उसको क्या बोलते हैं? सौरमंडल बोलते हैं। बात यहां तक समझ में आई? अच्छा, अब एक चीज आप याद रखो, ये पूरा सौरमंडल अपना क्षेत्र है। अभी मैंने कल बताया था आपको कि इतना अंत नहीं है, इसलिए इसका ब्रह्मांड नाम है। अभी नासा ने एक खोज की है हाल फिलहाल में, केवल ये आपकी जानकारी के लिए, बिल्कुल एज इट इज जैसा अपना ये सौरमंडल है ना, वैसी एक और सौरमंडल खोजा है उन्होंने, उसके भी 8 ग्रह, वो भी सौरमंडल है, उसके भी 8, उसका भी एक अपना सूर्य है, उसके भी ग्रह हैं, वो भी चक्कर लगाते हैं अपने सूर्य की। एक और है अभी ऐसा, उसकी जानकारी अभी इतना बस केवल पता चला है कि एक और सौरमंडल है। उस सूर्य का नाम उन्होंने रख दिया है, उस सूर्य का नाम क्या रखा है? केपलर 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 90 उस सूर्य का नाम रखा है। बात समझ में आई? अभी खोज बहुत बाकी है। अब ये बताओ कि जब ये सूर्य और ये इन ग्रहों के अभी तो इनमें अपन चल रहे हैं, आगे कितनी संभावनाएं, अभी इसको खोज रहे हैं, फिर इसको खोजेंगे, फिर इस पे ग्रह खोजेंगे, फिर इस पे देखेंगे पृथ्वी जैसा कौन है, कौन सा ग्रह है, फिर इस पे देखेंगे कहीं कोई एलियन या कुछ ऐसा वैसा है तो नहीं, फिर इस पे जानकारी लेंगे। मतलब सौरमंडल में भी बहुत सारे, फिर इसके बाद पता चला और एक कोई मिल जाए, तो अभी अपना केवल यही क्षेत्र है। अच्छा, एक चीज देखना, हर चीज बैलेंस पे होती है, सब कुछ सौरमंडल में क्या है? बैलेंस में है। बैलेंस हटा और काम बिगड़ गया। सब जो एक शब्द है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, सब ये क्या है? एक दूसरे से बंधे हुए, और इनको सबको एक हिदायत दी गई है कि जब तक तुम सब लोग अपनी एक कक्षा पूरी करते रहोगे तब तक तो हम आपको ग्रह बोलते रहेंगे। जैसे ही आप डिस्टर्ब हुए या अपने कुछ जल्दी और कम करने की कोशिश की या कुछ ऐसा हुआ तो आपको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी हुआ हाल फिलहाल में। इसको जानने के लिए जो मैं कल वीडियो बनाऊंगा उसको देखना है आप कैसे, या फिर आप घर में पढ़ना, पता चलेगा आपको। तो इनमें सब क्या है? संतुलन है पूरे के पूरे। इन सौरमंडल के क्षेत्रों में सब गुरुत्वाकर्षण से एक पर्टिकुलर पैमाने पर सबके सब बंधे हुए हैं। चलिए बात करते हैं आगे। आज तो पर्टिकुलर बात अपनी सौरमंडल पे सूर्य की हो रही है, तो अपन अभी के अभी सूर्य की चर्चा करेंगे। देखो सूर्य में क्या है कि सूर्य में सबसे पहली बात तो हो गई सौरमंडल की। सौरमंडल का मैंने बता दिया कि 8 ग्रह 172 उपग्रह का एक समुच्चय, एक समूह ही क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। अब सूर्य में क्या होता है? सबसे बड़ी बात अब अपनी सूर्य की देखते हैं। देखो सूर्य, मान लो कि ये अपना सूर्य मैंने अभी बनाया, और इसको थोड़ा सा बड़े रूप में बना देते हैं। ये सूर्य है अपना, ठीक है। अब सूर्य में क्या है कि सबसे पहले एक शब्द, 2-4 शब्द आप देख लो। पहला मैं लिख दे रहा हूं यहां प्रकाश मंडल। सब जो लिखने वाले हैं, जो नोट्स बना रहे हैं, वो अपना लिखना चालू कर दे, प्रकाश मंडल। दूसरा इसमें शब्द होता है कोरोना। वो वाला कोरोना नहीं जो अभी चल रहा था, ये दूसरा वाला कोरोना है, कोरोना। तीसरा शब्द इसमें लिखेंगे सौर ज्वाला। सौर ज्वाला, 3 शब्द लिख लिए, ठीक है। प्रकाश मंडल को अपन इंग्लिश में बोलते हैं, जो प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल को अपन इंग्लिश में बोलते हैं फोटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर लिख लीजिए आप लोग। क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर बोलते हैं प्रकाश मंडल को। कोरोना को कोरोना बोलते हैं, ठीक है, CORONA, कोरोना। सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं सौर ज्वाला को। सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं किसको? सौर ज्वाला को। अभी ये 3 चीजों की अपन जानकारी लेंगे। देखिए प्रकाश मंडल क्या होता है, ये अपना सूर्य है, ठीक है।
देखो प्रकाश मंडल क्या है कि सूर्य के उस हिस्से को प्रकाश मंडल कहते हैं जिसको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। बस सिंपल से केवल ये परिभाषा है इसकी प्रकाश मंडल की। जब कभी सूर्य निकले, जब आप सूर्य को देखो तो जितना भाग आप देख पाते हो तो समझ लो वही फोटोस्फीयर है, उसी को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा? सूर्य का वह भाग जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन, या फोटोस्फीयर लिखा होगा या प्रकाश मंडल लिखा होगा। एक तो ऑप्शन यहाँ से, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से सही हो गया, प्रकाश मंडल। अगला देखिए कोरोना। कोरोना क्या कहलाता है? जो ये बाह्यतम क्षेत्र है सूर्य का, क्या ये बाहरी क्षेत्र, ये सूर्य का बाहरी क्षेत्र, ये सब क्षेत्र, ठीक है। अपन ये आंतरिक क्षेत्र इतना देख लेते हैं। ये जो सूर्य का ये बाहरी क्षेत्र है इसी को अपन क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। यही कोरोना, ये केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। अब यहाँ एक शब्द आ गया सूर्य ग्रहण। आगे के वीडियो में सूर्य ग्रहण भी आपको इस तरीके से बताया जाएगा कि उसको भी आप कभी नहीं भूलोगे। सूर्य ग्रहण में क्या होगा, जब इस तरीके से पृथ्वी आती है तो इसका प्रकाश पृथ्वी पे दिखता है, जो इतना एरिया बस केवल दिखाई देता है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं? कोरोना है। तो दूसरा ये अपना शब्द क्लियर हो गया, कोरोना क्या होता है। प्रकाश मंडल जो अपन अपनी आंखों से देख सकते हैं सूर्य को, उसको प्रकाश मंडल। कोरोना सूर्य के बाहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। अब बात आती है सौर ज्वाला। देखो इसका जो है सौर ज्वाला का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अपने पृथ्वी पर। देखो क्या है कि जो सूर्य है, सूर्य में एक अपने भारत ने क्या है एक उपग्रह लगा के रखा, कृत्रिम उपग्रह, जिसका नाम शायद आदित्य है। आदित्य करके उपग्रह को लगा के रखा। उस उपग्रह ने ये देखा कि जो सूर्य है उससे जो किरणें निकलती हैं, या उनको फोटान भी बोलते हैं, बंडल के बंडल निकलते हैं। इतनी भयंकर आवाज़ें आती हैं सूर्य के जब प्रकाश निकलता है, इतनी खतरनाक आवाज़ें आती हैं, इतनी तीव्र गति से किरणें निकलती हैं। जो ये किरणें निकलती हैं इतनी तीव्र गति से, उन्हीं को अपन सौर ज्वाला, सौर क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला बोलते हैं। कैसे? अब आगे इनका और इम्पैक्ट समझिए होता क्या है। जब ये सौर ज्वाला इतनी तरीके से यहाँ से जब निकलती है, सूर्य की किरणें बहुत तेजी के साथ निकलती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला बोलते हैं। ये निकल के क्या करती हैं कि अपने वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। प्रवेश करने के बाद जो अपने वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण, ये सब चीज़ें हैं, इनसे टकराती हैं। इनसे टकराने के बाद ये क्या है? रंगीन प्रकाश उत्सर्जित करती है, रंगीन टाइप के दिखने लगती है। जब वो रंगीन टाइप की दिखती है तो इनका दिखना कहाँ होता है? अब दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। जैसे वायुमंडल में प्रवेश किया, कणों से टकराए और रंगीन प्रकाश उत्सर्जित किया, ये दिखता कहाँ है? ये जब सब दिखते हैं, ये जैसे ये पृथ्वी मैंने आपको पिछले वीडियो में बना के बताई थी, इसको है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो ये प्रकाश उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में दिखता है। इनके एक नाम रख दिए, एक का नाम रखा ऑरोरा बोलते हैं। क्या बोलता है? ऑरोरा, ऑरोरा बोरियालिस, बोरियालिस। और नीचे क्या बोलते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या बोलते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस। देखो इसको कुछ नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं होना, हम लोग को सिंपल से मैं याद करवा दे रहा हूँ। दक्षिण, अपने भारत के दक्षिण में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, तो उससे याद कर लो दक्षिणी ध्रुव में ऑस्ट्रेलिस। जब सूर्य के ये जो सौर ज्वाला है, जब ये रंगीन दिखाई देता है, तो जब दक्षिणी ध्रुव में दिखाई देते हैं तो उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव में इस रंगीन प्रकाश को जब देखते हैं लोग, तो दक्षिणी ध्रुव वाले इसको क्या बोलते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, और उत्तरी ध्रुव वाले क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरियलिस। बात समझ में आई? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस क्या कहलाता है कि जब सौर ज्वाला सूर्य से निकलती है, अपने वायुमंडल में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद उसमें क्या है कि एक मतलब वो पूरा प्रकाश जो है रिफ्रैक्शन उसका होता है, परावर्तन होता है, तो एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। उस रंगीन प्रकाश को जब उत्तरी ध्रुव में देखा जाता है तो उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस। जब दक्षिणी ध्रुव में देखा जाता है तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो आप ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बस याद कर लो, दक्षिणी ध्रुव वाला, क्योंकि अपने जो मैप है वर्ल्ड मैप उसमें दक्षिण में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिस याद कर लो। दक्षिणी ध्रुव में देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। और उत्तरी ध्रुव में देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके बाद और आगे सूर्य का। अब एक बात आती है सौर कलंक। एक शब्द इसके बाद और है, शब्द का नाम क्या है? सौर कलंक। सौर ज्वाला के बाद क्या आ जाएगा आपका? सौर कलंक। मैं यहाँ एक शब्द लिख लेता हूँ, चौथा नंबर यहाँ लिखते हैं अपन सौर। ये शब्द जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा पूछता है और सीधा सीधा ऑप्शन में रख देता है, फिर वो समझ में नहीं आता कि पर्टिकुलर है क्या। देखो अभी मैंने बताया कि सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है, इतनी तरीके से फोटान की किरणें, फोटान से ऐसे मतलब बंडल के बंडल सूर्य के किरणें निकलती हैं, ठीक है।
जिस जगह से निकलती है ना इतनी तीव्र गति से, उसी पे वहां पर क्या होता है, काले धब्बे बन जाते हैं, पूरी तरीके से काले धब्बे टाइप के बन जाते हैं। ठीक है, जो काले धब्बे वो बन जाते हैं, काले धब्बे टाइप के दिखाई देते हैं, पता, तो उसी क्षेत्र को पर्टिकुलर, मान लो ये सूर्य है और यहाँ से सौर ज्वाला निकल रही है, यहाँ से बहुत तीव्र गति से सूर्य की किरणें निकल रही हैं, तो यहाँ इस पर्टिकुलर स्पॉट पे काले धब्बे बन जाएंगे जहाँ से निकलती है। तो इन काले धब्बों को, जो धब्बे रहते हैं, काले धब्बे, इन काले धब्बों के ही क्या अपन बोलते हैं, सौर कलंक बोल देते हैं, इनको ही क्या बोलते हैं, ये क्या है, सौर कलंक है। बात यहाँ तक समझ में आई? तो कुछ नहीं है, देखो जो सौर मंडल है, सौर मंडल में पर्टिकुलर सूर्य से इतने सारे क्वेश्चन हैं और है इंपॉर्टेंट, वो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ। प्रकाश मंडल जो देखते हैं, प्रकाश मंडल, कोरोना, सूर्य का बाहरी क्षेत्र जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, कोरोना हो गया। सौर ज्वाला, सूर्य के जब सूर्य का प्रकाश, मतलब सूर्य के अंदर से या सूर्य के प्रकाश मंडल से जब बहुत सारी सूर्य की किरणें बहुत तीव्र गति से निकलती हैं, तो उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, सौर ज्वाला। जब ये अपनी वायुमंडल प्रवेश करती हैं, कणों से टकराती हैं, और जब उत्तरी ध्रुव में उसको रंगीन प्रकाश उत्सर्जित करती है, इसको जब उत्तरी ध्रुव में देखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियस बोलते हैं। जब दक्षिणी ध्रुव में देखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। इसके बाद एक शब्द नया आया, सौर कलंक। सौर कलंक क्या होता है, जहाँ से ये सौर ज्वाला निकलती है वहाँ पर्टिकुलर ब्लैक कलर के स्पॉट हो जाते हैं, जब जो धब्बे बन जाते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं कि ये क्या कहलाते हैं, सौर कलंक कहलाते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई? अब इसके बाद देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और है। अब देखिए इसमें क्या है, महत्वपूर्ण तथ्यों में देखना है अपन को। देखो इसमें क्या है कि जो सूर्य से संबंधित कुछ और जो यहाँ से क्वेश्चन, ये जो डाटा है सूर्य का, ये सूर्य का डाटा बोल सकते हैं अपन इसको, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। इस डाटा का करना क्या है कि इसको सीधे सीधे अपन को रटना पड़ेगा। रटना सेंस थोड़ा सा समझना है कि आखिर ये होता क्या है, और जो उसका डाटा है उसको अपन को क्या है, रटना है। देखो क्या है कि सबसे पहले न्यूनतम दूरी, कहाँ से न्यूनतम दूरी, अपन पृथ्वी में है तो हर चीज़ अपन पृथ्वी को बेस बना करके ही दूसरी चीज़ों को अपन देखेंगे। तो देखो जो पृथ्वी से न्यूनतम दूरी है सूर्य की, वो है 14.70 करोड़ किलोमीटर। अब देखो सूर्य है यार, 2-4 किलोमीटर थोड़ी है कि चल करके जा करके आप देखो, कितनी होगी दूरी, करोड़ किलोमीटर में ही होगी। तो न्यूनतम दूरी कितनी है, 14.70 किलोमीटर। सबसे कम दूरी है 14.70 किलोमीटर। ठीक है, अधिकतम दूरी इसकी कितनी है, अधिकतम दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर है अधिकतम दूरी। अब ये सोचोगे न्यूनतम अधिकतम कैसे, ये केवल पृथ्वी से है। पृथ्वी अपनी कक्षा में ऐसे घूमती है, ठीक है, जब कक्षा में देखो पृथ्वी की कक्षा ये सूर्य है और पृथ्वी की कक्षा इस तरीके से रहती है। तो जब यहाँ है तो दूर पे, यहाँ पर आ गई तो थोड़ा पास पे है, तो ये अधिकतम और न्यूनतम दूरी पे इसका हो जाता है। ठीक है, तो अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी है 14.70 किलोमीटर और अधिकतम दूरी कितनी है 15.21 किलोमीटर। अब फिर भी यदि कभी कभी सूर्य का व्यास, क्योंकि ये फिक्स है, ठीक है, जो अभी तक जो रिसर्च हुई है उसमें 13,92,000 सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर के समथिंग बताया गया। ये सब लगभग में है। एक चीज याद रखना, कोई वहां जाकर के ऐसे नापने नहीं गया, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग, सैटेलाइट के द्वारा अलग अलग इन सब चीजों को देखा गया। ठीक है, एक अंदाजा लगाया गया हर चीज का। और जो अभी डाटा आया, ये डाटा अभी फिक्स है। यहाँ जो क्वेश्चन आ सकता है, व्यास कितना है 13,92,000 किलोमीटर। अब देखो सूर्य पे सबके सब ये जानते होंगे, शायद एक आध दो लोग कोई न जानता हो, सबके सब आप सब लोग जानते होंगे कि सूर्य में क्या है, नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में बदल रहा है, और सूर्य क्या है, इस तरीके से अपन को प्रकाश दे रहा है। इतना ज़्यादा प्रकाश दे रहा है कि धीरे धीरे वो प्रकाश बढ़ता जा रहा है। आगे जब आप पढ़ोगे तो ओजोन परत पढ़ोगे आप। ओजोन परत है जो अपन को थोड़ा सा गर्मी से राहत दिए हुए, लेकिन अपन उसको भी धीरे धीरे अपन प्रयास में लगे हैं कि ओजोन परत भी खत्म हो जाए। सबके सब पूरे लगे हुए, एसी चला रहे हैं, फ्रिज है, बहुत सारी चीज़ों से सब पूरा देश, पूरा विश्व प्रयास में लगा हुआ है, जंगल भी काट रहे हैं, सबके सब कर रहे हैं कि ये जितनी ओजोन परत है ना, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और जो सूर्य अभी अपना जो अपने यहाँ गर्मी 50, 40, 49, 50 चल रही है ना, ये 70, 80, 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाएगा। क्योंकि अभी पहले मैंने बताया जस्ट अभी कि कितनी स्पीड में यहाँ पर किरणें निकलती हैं यहाँ से। जब पूरा प्रकाश आने लगेगा, अभी तो परावर्तित हो जाता है, तब क्या हाल होगा। तो इसका जो व्यास कितना है 13,92,000 किलोमीटर है। अच्छा, अब हाइड्रोजन, ये यहाँ से एक आध दो बार क्वेश्चन पूछा है, कितने % हाइड्रोजन है, 71% इसमें हाइड्रोजन है। अब हीलियम है 26.5% इसमें क्या है, हीलियम है। और अन्य तत्व भी हैं इसमें 2.5% कितने हैं, 2.5
5% सूर्य में अन्य तत्व हैं। सिंपल सा, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व कितने हैं 2.5%। अच्छा, अब यहाँ कर क्या है, फोटोस्फीयर ताप। फोटोस्फीयर ताप मैंने पहले बताया। फोटोस्फीयर किसको बोलते हैं अपन, सतह का ताप, प्रकाश मंडल, उसी को क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर। तो ये जो सूर्य का सतह है, पर्टिकुलर सूर्य का जो सतह है, सतह का ताप है, सतह का ताप कितना है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप है, इसका सतह का ताप है। अच्छा, जो पर्टिकुलर ये पूरे सतह का ताप है, जो सूर्य का केंद्र है, जहां से सौर ज्वाला भी वहां से निकलती है ना, ठीक है, तो जो सूर्य का केंद्र है उसका ताप है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। केंद्र का ताप कितना है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्या है, टेम्परेचर है किसका, सूर्य के केंद्र का ताप है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। अब आई आयु की बात। ये आयु भी एक दो बार पूछी है पेपर में। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष। मैंने इसके जस्ट पहले वीडियो में जब मैंने तारे का जीवन एवं चक्र पढ़ाया था, तब उसमें बताया था कि तारे का जन्म होता है, फिर उसकी मृत्यु कैसे होती है, पूरी प्रोसेस समझाई थी। बिल्कुल एज इट इज इसमें भी हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रोसेस चल रही है। जिस दिन हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा उस दिन सूर्य प्रकाश देना बंद कर देगा। लेकिन एक लगभग ये समाप्त कब तक होगा, इसकी एक रिसर्च के द्वारा बताया कि सूर्य की जो आयु टोटल बताई है लगभग 5 बिलियन वर्ष। कितनी, 5 बिलियन वर्ष तक सूर्य अपन को ऊर्जा देता रहेगा। कितनी, 5 बिलियन वर्ष तक सूर्य अपन को ऊर्जा देता रहेगा। ठीक है। और यदि जो मैंने अभी बताया आपको कि यदि जंगल काटते रहेंगे, ये सब काटते रहेंगे, तो अपन ओजोन पर तो नष्ट कर ही रहे हैं, तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होने ही वाली है। इसलिए इन सबको रोकना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। तो आयु कितनी है 5 बिलियन वर्ष। अच्छा, अब एक जनरल सवाल, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने पर कितना सेकेंड कितने मिनट लगता है। सबने पढ़ा होगा, सबको पता होगा, एक बार बता दे रहा हूँ, 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना, 8 मिनट और 20 सेकेंड में ये पृथ्वी तक इसकी किरणें आ जाती हैं। कितने मिनट में आ जाती हैं, 8 मिनट 20 सेकेंड में। अच्छा, एक और इसमें पूछता है प्रकाश की चाल। क्या पूछता है, प्रकाश की चाल और क्वेश्चन पूछता है। तो सबने प्रकाश की चाल पढ़ रखी होगी, इसको याद कर लो, 3 × 10⁸ कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड पे रहती है। मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से प्रकाश की चाल है। ये सूर्य के प्रकाश की जो चाल है, जितनी गति से आता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से आता है और 8 मिनट 20 सेकेंड में अपने यहाँ पहुँच जाता है पृथ्वी में। तो ये सूर्य से संबंधित जो कुछ फैक्ट थे, ठीक है, कुछ समझने लायक चीज़ें थी, उनको समझाया भी गया आपको। ठीक है, तो इन फैक्टों को आप समझिए और याद करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो अपना सौरमंडल से आगे ग्रह, पूरे ग्रहों में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, कुपर बेल्ट प्लेट क्या होती है, उसके आगे क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, किस तरीके से शनि ग्रह में कौन कौन से कहाँ वलय हैं, कहाँ क्या है, ठीक है, आकार के अनुसार ग्रह कौन कौन से हैं, घनत्व के अनुसार ग्रह कौन कौन से हैं, हमेशा पढ़ते हैं कन्फ्यूजन होता है। अगले वीडियो में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। ट्रैक के तरीके से, जिस तरीके से भी होगा, पूरा का पूरा आपको याद कराया जाएगा। धन्यवाद।